सत्येंद्र सिंह है हमारे साथ और डॉक्टर साहब ने आज डिस्कशन भी मॉडरेट की थी। डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है पर्पल फेस्ट में? बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ा, क्योंकि इस बार तो थोड़ा भव्य है। इस बार इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट है पिछले साल के मुकाबले में, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपकी डिस्कशन का सार क्या था? मेरी जो डिस्कशन थी वो थी पार्ट मिशन एक्सेसिबिलिटी का पर्पल कन्वेंशन। पर्पल कन्वेंशन के दो भाग थे। जो पहला भाग था वो था जो मीटिंग थी स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर्स की, और इसके खास बात ये थी कि अभी तक हमने देखा था कि जो भी ये डिस्कशंस होते थे SCPDs के, ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के आपस में होते थे। तो शायद ये पहली बार ऐसा था कि जिसमें बाकी जो लोग थे डिसेबिलिटी कम्युनिटी से मेंबर्स भी थे, लीगल फ्रेटर्निटी से भी मेंबर्स थे, तो जो एक काफ़ी तरह के व्यापक तरह के सुझाव आए हर तरफ से, स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव काफ़ी था जो आया था। और जो दूसरा इसका भाग था पर्पल कन्वेंशन था, वो था बॉम्बे हाई कोर्ट की जो गोवा बेंच है वहाँ पर हुआ था एडवोकेट्स कॉन्क्लेव। तो वो भी एक काफ़ी बड़ा सेंसिटाइजेशन था, क्योंकि उसमें काफ़ी 200-250 के आसपास जो जजेस और लॉयर्स थे जो कि वहाँ पर हैं गोवा बेंच में, वो थे, वहाँ एड्रेस किया गया था। और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित जी थे वहाँ पर, मुंबई के चीफ जस्टिस थे वहाँ पर थे। तो वो भी एक काफ़ी बड़ा था, सेंसिटाइजेशन की तरफ एक व्यापक कदम। डॉक्टर साहब, डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं आप और सारा इंडिया जानता है आपको, आपकी अपनी इंडिविजुअल पहचान है। अगर एक्टिविज्म के पर्सपेक्टिव से पर्पल फेस्ट को देखें हम, तो क्या टेकअवेज है? एक्टिविज्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें कि पिछले 2 साल से जो हम देख रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है पर्पल फेस्ट के नाम से, जिसे हमारे डिसेबिलिटी कम्युनिटी में सभी लोग जानते हैं। मुझे याद है कि अक्सर मैं बातें पूछा करता था जब भी मैं कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में जाता था, कि हमारी कम्युनिटी के लोग कहाँ पर हैं। अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, वहाँ ज़्यादातर ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे डेफ स्टूडेंट्स नहीं दिखते थे। अगर मैं दूसरी जगह पर जा रहा हूँ तो मुझे डेफ ब्लाइंड लोग नहीं मिलते थे, या फिर जो दोस्त वर स्ट्रगलिंग विद साइको सोशल डिसेबिलिटीज़ और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। तो एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर हर तरह के, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग NGOs जो है काम कर रही हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो ये एक ऐसा समागम है जहाँ पर लोग आते हैं, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं, एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, अनलर्निंग करते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा कदम है, जिससे आपको प्रेरणा मिलती है कि जो चीज़ें अच्छी हैं, जो हो रही हैं, जो आप देख रहे हैं, वो आप जाएं अपनी स्टेट में, अपने राज्य में, उन चीज़ों को कोशिश करें इम्प्लीमेंट करने की, सुधार करने की। क्या आप इसको एज ए प्रेशर ग्रुप भी देखते हैं? जैसे हमने बात की, आपकी डिस्कशन की, जैसे वहाँ डिसेबिलिटी कमिश्नर थे, तो उनको पता है कि भाई ये पर्पल फेस्ट होगा, हमारी कॉन्फ्रेंस होगी, हमें लोगों को फेस करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। तो क्या इसको आप एज ए प्रेशर ग्रुप भी देखते हैं? बिल्कुल देखता हूँ मैं, क्योंकि इसमें ये जो पर्पल फेस्ट है, जो पूरा जो आइडिया है, ये आपके गोवा स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर की तरफ से आया है। तो यहाँ पर पूरी तरह से अगर आप देखें कि जो गवर्नमेंट पैराफर्नेलिया है पूरा का पूरा एक्टिव है। कई बार हम ये होते हैं कि हम बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जिसमें डिसेबिलिटी कम्युनिटी के सारे समाज के मेंबर्स होते हैं, बट वहाँ दिक्कत होती है कि वहाँ ना मंत्रीगण होते हैं, वहाँ पर ना जो होते हैं ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वहाँ पर, क्योंकि जिनके हाथ में पावर है पॉलिसीज बदलने की, पॉलिसीज पे विचार करने की, अगर वो नहीं है तो आप कितनी भी आपस में बात करते रहेंगे, उसका कोई असर होता नहीं। तो ये एक दोनों तरफ से एक ये पहल ज़रूरी है कि आप जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं वो आपके सामने हो। ज़मीनी समस्याएं हमेशा हम ही लोग बताएंगे उनका काम है पॉलिसीज में सुधार करना, लेकिन ये डायलॉग तभी संभव है जब दोनों तरह के लोग एक मंच पर एकत्रित होंगे। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से काफ़ी ये सिग्निफिकेंट है प्रेशर ग्रुप, मैं इसको मानूंगा। क्योंकि उसके अलावा जैसे हम अगर आप बात करें, हम जो नेशनल थिंक टैंक है हमारा, जो कैब है, जो हमारा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एंड डिसेबिलिटी है, ये आइडियली उसका काम है पॉलिसीज पर चर्चा करना, रिफॉर्म्स करना। लेकिन आपने देखा होगा, आपने भी शोज काफी किए इस बारे में, कि हमारी जो कोविड जैसे टाइम है, जबकि एक प्राकृतिक त्रासदी थी, पूरा देश उसमें ग्रस्त था, उस समय कैब की मीटिंग ही नहीं हो रही थी। जो लोग पटिशन फाइल कर रहे थे कि जो आपके डिसेबिलिटी कमिश्नर से उनको आप नोडल एजेंसी सारी बनाए कोविड के टाइम पर, तो उस समय पर ये जो मेन जिसको काम करना था उसने काम नहीं किया। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, लोग आ रहे हैं, उनको पता है, लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चल रहा है। आज के जैसे डिसेबिलिटी कमिश्नर्स के कन्वेंशन में बहुत सारे जो क्लॉज हैं जो देखने में बड़े आसान लगते हैं, उस पर काफी व्यापक चर्चा हुई। लास्ट और सवाल है मेरे आपसे, एक नॉर्थ इंडिया में ये कैसे रेप्लिकेट होगी ये चीजें कि बाकी भाग में भी जाए, गोवा
क्योंकि अब गोवा ने तो इसमें एक्सपर्टी हासिल कर ली है हाँ जी और गोवा 2 साल हो गए हैं जी इसी लेवल पे बाकी स्टेट्स में भी ये पहुंचे। दूसरा कई स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन जीरो है गवर्नमेंट लेवल पे, हाँ जी। उनको अभी भी नहीं पता कि क्या हो रहा है और दे आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट। तो जब तक वो आएंगे नहीं देखेंगे नहीं तो उनकी स्टेट में रेप्लिकेट होगी नहीं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है ये इंश्योर करना कि बाकी लोग भी जिनकी रिप्रेजेंट, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो चाहे वो पंजाब हो, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 साल में कुछ नहीं दिखा पंजाब के पर्सपेक्टिव से, हाँ जी। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी जरूरी है और नॉर्थ इंडिया में और बाकी देश के भागों में ऐसे पर्पल फेस्ट को रेप्लिकेट करना कितना चैलेंजिंग है और क्या आप देखते हैं कि होगा? नहीं, चैलेंजेस तो हमेशा से अगर आप बात करें जो हमारे डिसेबिलिटी राइट्स के इश्यूज हैं वो हमेशा से चैलेंजिंग रहे हैं, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है कि आप इसमें कुछ काम ना करें इस फील्ड में। अगर हम देखें कि जो 2 साल से गोवा इसको करा रहा है तो इसमें सिर्फ आप अगर देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ हम गोवा की बात ही करें तो एक और जो मुद्दा है एक्सेसिबल टूरिज्म का, वो आपको काफ़ी व्यापक दिखता है यहाँ पर। अब जो भी स्टेट इसको ऐसे चैलेंज स्वीकार करेगा तो उसको देखना पड़ेगा कि डिसेबिलिटी सिर्फ एक आपका एक बज़वर्ड नहीं है, उस आपको सारे मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि इस बड़े लेवल का बड़े पैमाने का जो अगर आप इवेंट करा रहे हो तो सिर्फ ये एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की या सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई थिंक ये सबसे बड़ा टेक अवे है, क्योंकि इसमें आपको अगर आपके पास जो विजिटर्स आएंगे, गेस्ट आएंगे, उनके लिए आपको एक्सेसिबल टूरिस्ट कैब्स भी चाहिए, एक्सेसिबल टूरिज्म भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं बड़े लेवल पर। तो ये बाकी स्टेट्स के लिए चैलेंज है, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल ये वो उनके लिए एक तरह से चैलेंज है मेरे ख्याल से, और 2 साल से वो कर रहे हैं। इट्स हाई टाइम दैट अदर स्टेट शुड टेक लीड इन दिस वन। और अगर आप कन्वेंशन की बात करें तो हमने देखा है कि जैसे हम जो हमारे हाशिए पे जो स्टेट्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट जो वनरेबल स्टेट्स हैं, वहाँ से एटलीस्ट देयर वर 3 स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर्स जो उस रीजन से आए थे। लेकिन कुछ रीजन हमारे ऐसे भी हैं काफ़ी बड़े और पावरफुल जो हैं, उनसे काफ़ी कम रिप्रेजेंटेशन था, जिससे कि आपने कहा। लेकिन वही बात अगर आपका आज का कन्वेंशन देखें, प्रेशर ग्रुप की आपने बात की, तो एक हमारे ऑडियंस में से एक सवाल उठा हुआ था जिन्होंने बोला कि काफ़ी बड़ा स्टेट है और जिसकी वो वहाँ के रहने वाली थी कि वो उसने आज तक रूल्स नहीं बनाए और उसके कमिश्नर वहाँ मौजूद थे। तो ये एक डायरेक्ट संवाद सामने के सामने था। तो ये एक काफ़ी बड़ा प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है ये, और लोगों को दिखाना भी होता है, क्योंकि हमसे मुझे पूछते हैं इस प्लेटफॉर्म पर कि क्या आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं डॉक्टर सतेंद्र, मैं अपने लिस्टनर्स को बता दूं कि बड़ी स्टेट है, अभी तक वहाँ रूल्स नोटिफाई नहीं हुए हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल जी, एक इम्पोर्टेंट चीज हमने ये देखी जो जय और वीरू की जोड़ी, हाँ जी, पावस्कर साहब और ताहा की, हाँ जी, जो पावस्कर साहब की बैकग्राउंड है वो एनजीओ से है, डिसेबिलिटी राइट मूवमेंट से वो जुड़े हुए हैं, और ताहा खुद विजुअली इम्पेयर्ड है और वो भी खुद काफी एनजीओ से जुड़े हुए थे। तो ये भी क्या एक मैसेज जा रहा है कि अगर आप इस तरह के मूवमेंट रन करना चाहते हो तो आपको अपने डिपार्टमेंट में, डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट में उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन बढ़ानी पड़ेगी जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। अगर उनको ग्राउंड लेवल नॉलेज होगी तो आप इस मूवमेंट को आगे प्रोसीड कर रहे हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और दोज हु आर वर्किंग फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, हाउ इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? देखिए, बड़ा आपने वाजिब सवाल पूछा है ये, क्योंकि दोनों तरफ का जो रिप्रेजेंटेशन था वो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा रीज़न था कि ये 2 साल से सक्सेसफुली पर्पल फेस्ट हो रहा है, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड भिन्न भिन्न है। और इसीलिए अगर आप इधर भी देखें तो उनके अलावा भी बहुत सारी, जैसे इनेबल इंडिया का काफ़ी काम है, बहुत ही प्रेज वर्दी काम है, बहुत सारी एनजीओज़ हैं। ये किसी एक स्टेट के लिए पूरा का पूरा सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है। इसमें डिसेबिलिटी सेक्टर का, सोशल ग्रुप्स का काफ़ी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, CSR का काफ़ी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज फंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। हम कहते भी हैं नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, और आज भी कन्वेंशन में ये बात आई थी, जिसे हमने देखा कि स्टेट कमिश्नर्स को भी सोचने पर मजबूर हम लोगों ने किया कि जो एक्ट कहता है कि आपके अगर आप स्टेट कमिश्नर्स हैं तो उनके पास 5 लोग जो होते हैं वो डिसेबिलिटी कम्युनिटी के होने चाहिए एज एडवाइजरी बोर्ड मेंबर, और CCBD लेवल पर ये संख्या है आपकी 11 मेंबर्स की। और हम देख रहे हैं कि आज तक CCBD ने वो 11 मेंबर्स का डिसेबिलिटीज़ का एडवाइजरी बोर्ड अभी तक नहीं गठित किया है। तो एक तरह से आईना दिखाया है पर्पल फेस्ट ने, इस पर्पल कन्वेंशन ने भी, और लोगों को कुछ स्टेट्स में ये चीज़ हुआ, जैसे दिल्ली में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है उनका, जिसमें जो SAPD को असिस्ट करता है, जिसमें 5 अलग अलग भिन्न विकलांगताओं के लोग हैं, जिसमें से मैं भी एक मेंबर हूँ।
ये सब देखकर लोगों को एक मैसेज भी मिलता है कि हमें भी इसको रेप्लिकेट करना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक आईना दिखता है कि जब स्टेट्स ये चीज कर सकती हैं तो व्हाट इज स्टॉपिंग देम टू डू दिस। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंटरेक्टिव सेशन। थैंक यू।